हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक या विद्यालय प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ यानी लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका नेतृत्व है ये क्या होता है। नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो शब्दकोश के अनुसार नेतृत्व करना यानी टू लीड, इसका जो अर्थ है वो दो तरह से स्पष्ट किया जाता है। पहले अर्थ के अंदर नेतृत्व का अर्थ होता है सर्वोत्तम होना, अग्रणी होना या प्रसिद्ध होना, और दूसरे अर्थ में इसका आशय क्या होता है, दूसरों को मार्ग दिखाना, किसी संगठन का प्रधान बनाना, समादेश देना या किसी समूह के लोगों को निर्देशित करना, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर नेतृत्व को क्या बोलते हैं, लीडरशिप, ठीक है। तो ये दो शब्दों से बना है, लीड और शिप से। लीड का क्या अर्थ होता है, सर्वोत्तम होना, अग्रणी होना, प्रसिद्ध होना या मार्गदर्शन प्रदान करना, ठीक है। और शिप का आशय क्या होता है, किसी स्थिति या परिस्थिति से, ठीक है। अतः जो आपका लीडरशिप है वो क्या है, किसी व्यक्ति का वह गुण या वह योग्यता एवं स्थिति है जो दूसरों को राह दिखाने या मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेतृत्व की परिभाषाएं क्या है। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने नेतृत्व की जो है परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व क्या है, यह एक वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। दूसरी डेफिनेशन है लिंग्विस्टोन की। उन्होंने क्या कहा, नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुकरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। नेक्स्ट है आपका पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने क्या कहा, लोगों के दृष्टिकोण को उच्चतर स्तर पर उठाना, ठीक है, उनके निष्पादन को श्रेष्ठ बनाना और उनके व्यक्तित्व का सामान्य सीमा से परे निर्माण करना क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है, ठीक है। यानी कि इन परिभाषाओं के माध्यम से क्या स्पष्ट होता है कि नेतृत्व अन्य लोगों की धारणाओं एवं व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। वह व्यक्ति जो ऐसा करने का प्रयास करता है वह भावी नेता है, और जो उसके द्वारा प्रभावित होते हैं अथवा प्रभावित होने के लिए प्रयासरत होते हैं संभाव्य अनुयायी या अधीनस्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, अनुयायी और अधीनस्थ। अब देखते हैं विद्यालयी नेतृत्व क्या होता है, ठीक है। स्कूल लीडरशिप का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। विद्यालय नेतृत्व से आशय क्या है, विद्यालय की विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के मुख्य घटकों के मध्य नेतृत्व की योग्यता का समावेश करना, ठीक है। विद्यालय क्या है, एक संगठन होता है जिसका निर्माण शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस संगठन में विभिन्न मानवीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है जो विभिन्न आधारों पर समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। नेतृत्व एक योग्यता है जो किसी व्यक्ति में अपने संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार विद्यालय नेतृत्व क्या हो गया, विद्यालय की वह संगठनात्मक योग्यता, ठीक है, विद्यालय की वह संगठनात्मक योग्यता जो विद्यालय के किसी प्रमुख व्यक्ति के पास सुनिश्चित की जाती है वो क्या कहलाती है, विद्यालय नेतृत्व कहलाती है। अब जो आपके विभिन्न शोधकर्ता हैं उनके अनुसार नेतृत्व के क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स बर्ड 1940। उन्होंने क्या किया, तत्कालीन 20 नेताओं के गुणों का एक सर्वेक्षण किया और निष्कर्ष के रूप में 40 नेतृत्व गुणों की एक सूची तैयार की, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि केवल 5% गुण ही ऐसे थे जो सभी नेताओं के अंदर जो है पाए गए थे, कॉमन पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोकडिल। उन्होंने 1945 के अंदर नेतृत्व के गुणों से संबंधित 124 अध्ययनों का विश्लेषण किया और इस विश्लेषण से उनके निष्कर्ष के अनुसार नेतृत्व करने वाला व्यक्ति औसत व्यक्ति से निम्नलिखित गुणों में श्रेष्ठ होता है। कौन कौन से गुण, बुद्धि के अंदर, योग्यता के अंदर, उत्तरदायित्व वहन करने में, ठीक है, परस्पर क्रिया तथा सामाजिक सहभागिता और उच्च सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अंदर। और नेताओं की जो योग्यता है, कौशल है आदि अधिकतर उन परिस्थितियों के अनुरूप होती है। नेता की योग्यता, कौशल और अधिकतर उन परिस्थितियों के अनुरूप होती है जिसमें वह कार्य करता है, ठीक है। नेता का मतलब यही है यहाँ पे, नेतृत्व करने वाला, ठीक है। स्टोकडिल ने 10 अन्य अध्ययनों के सर्वेक्षण में नेतृत्व के निम्न गुणों का भी नेतृत्व के साथ धनात्मक संबंध पाया। कौन कौन से गुण, सामाजिकता, अगुवाई करना, कार्य में लगे रहना, यह जाना कि कार्य कैसे निकाला जा सकता है, आत्मविश्वास, सावधानी रखना, ख्याति, परिस्थितियों के अनुरूप ढालना और वाक्पटुता यानी वर्बल एबिलिटी, ठीक है। अध्ययन के उपयुक्त निष्कर्षों के साथ साथ स्टोकडिल बाद में अध्ययनों के किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई व्यक्ति कुछ गुणों की संख्या के आधार पर नेता नहीं होता, बल्कि गुणों का जब एक विशिष्ट पैटर्न तथा परिस्थिति होती है तभी वह नेता यानी नेतृत्वकर्ता हो सकता है, ठीक है। स्टोकडिल के अनुसार नेतृत्व के स्वरूप को विभिन्न कारकों के निरंतर परिवर्तन एवं परस्पर प्रभाव से उत्पन्न मानना व जानना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के पद या परिस्थिति के आधार पर। नेक्स्ट है मायर्स।
मायर्स ने 1954 के अंदर नेतृत्व के क्षेत्र में हुए 200 से अधिक अध्ययनों का क्या किया, विश्लेषण किया था। ठीक है, मायर्स ने क्या निष्कर्ष निकाले, नेतृत्व का शारीरिक विशेषताओं से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता। यानी कि शारीरिक विशेषताएं कि कोई आदमी कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, उसकी शारीरिक विशेषताओं से नेतृत्व का कोई संबंध नहीं है। एक छोटा व्यक्ति भी नेतृत्व कर सकता है, एक हाइट में बड़ा व्यक्ति भी नेतृत्व कर सकता है। ठीक है, तो शारीरिक विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है, ये मायर्स ने निष्कर्ष निकाला। नेतृत्व का बुद्धि लब्धि के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है कि इसमें ज़्यादा दिमाग है तो ये अच्छा नेतृत्व कर लेगा, बुद्धि लब्धि के साथ महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। नेतृत्व का महत्वपूर्ण संबंध उस योग्यता से है जिसके द्वारा नेता समूह की समस्याओं को सुलझाता है। ठीक है, ग्रुप की समस्याओं को सुलझाएगा, वो क्या है, नेतृत्व का उससे महत्वपूर्ण संबंध है इस योग्यता से। ठीक है, मायर्स ने जिन व्यक्तिगत गुणों का नेतृत्व के साथ धनात्मक संबंध पाया वे कौन कौन से हैं, अंतर्दृष्टि, अगुवाई करना, सहयोग करना, मौलिकता, महत्वाकांक्षी, लगातार लगे रहना, संवेगात्मक स्थिरता, निर्णय शक्ति, लोकप्रियता, संप्रेषण कौशल। यानी कि ये गुण जो जिस व्यक्ति के पास है वो क्या है, अच्छा नेतृत्व करता है, यानी धनात्मक संबंध पाया। जिसके पास ये गुण है उसमें धनात्मक संबंध पाया। ठीक है, उपयुक्त गुणों के अलावा कतिपय वे गुण भी हैं जो समूह नेतृत्व व्यवहार से संबंध रखते हैं। कौन कौन से, दायित्व निर्वाह करना यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इंटीग्रिटी यानी निष्ठा। नेक्स्ट है हेम्फिल के अनुसार नेतृत्व जो है वो कभी पूर्ण नहीं होता। ठीक है, सफल नेतृत्व करने वाले को सदा ही उन परिस्थितियों की विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की तरह ही ये परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल ने नेतृत्व के बारे में क्या उल्लेख किया है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वस्थता या क्षमता। ठीक है, समझदारी एवं मानसिक शक्ति, नैतिक गुण, समानता तथा प्रबंधकीय योग्यता, ये जो है नेतृत्व के गुण हैं बताए हैं हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट है लिंडाल और उर्विक ने नेतृत्व के 5 प्रमुख गुणों पर बल दिया है। कौन कौन से, साहस पर, इच्छा शक्ति, ठीक है, लोचशीलता, ज्ञान और ईमानदारी पर। अब यहां से हम शुरू करते हैं विद्यालय प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियां यानी नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्वकर्ता के आचरण के आधार पर नेतृत्व की 3 शैलियां जो है वो सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पहले है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेतृत्व की इस शैली को सहभागिता शैली भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग जो है वो लिया जाता है। वर्तमान में नेता तथा अधीनस्थ मिलकर भूमिका जो है वो निर्वहित करते हैं। नेता स्वयं अंतिम निर्णय जो है नहीं करता है बल्कि वे विभिन्न विकल्प जो है सुझाता है। समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वे सुझाए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने की कोशिश करें। नेता यह विश्वास करता है कि अधीनस्थों में क्षमताएं एवं योग्यताएं हैं। इस शैली के समूह के सभी सदस्यों का आदर होता है। इस शैली के अंदर, ठीक है, समूह के सभी सदस्यों का आदर होता है तथा उनमें परस्पर तनाव एवं संघर्ष नहीं पाए जाते। संगठन में पारदर्शिता को अपनाया जाता है। आलोचना या प्रशंसा के संबंध में नेता प्रायः तटस्थ रहता है। यद्यपि इस सहभागिता शैली से मनोबल एवं संतुष्टि जो है वो इंक्रीज होती है, किंतु दोष क्या है इसका, इस प्रकार के नेतृत्व में निर्णय देरी से हो पाते हैं। ठीक है, निर्णय जो है वो लेट हो पाते हैं और गुणवत्ता की कमी जो है वो बनी रहती है। लोकतंत्रीय जनतंत्रीय नेतृत्व आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व जो है वो माना जाता है। हमारे लिए इसका महत्व और भी अधिक है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। ठीक है, इस प्रणाली में जहां संभव हो वहां तथा आयोजन, नीति निर्धारण, कार्य विभाजन आदि में जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। नेता उतना ही सफल माना जाता है जितना वह अपने अनुयायियों से सहयोग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जनतंत्रीय नेतृत्व परिस्थितिजन्य भी होता है। कैसे, क्योंकि परिस्थिति के बदलने के साथ साथ नेतृत्व भी जो है वो बदल जाता है। एक परिस्थिति के लिए जिन कौशलों, क्षमताओं व संसाधनों की आवश्यकता होती है दूसरी परिस्थिति के अंदर आवश्यक नहीं कि वे सभी उपयुक्त हो। तो इस नेतृत्व शैली में प्राय नेता समूह के मानदंड के अनुसार ही आचरण करता है। वह समूह के समग्र संसाधनों को समूह के विकास के लिए लगाता है तथा सभी के साथ मिलकर कार्य करने पर बल देता है। जहां आधिकारिक नेतृत्व में नेता सर्वेसर्वा होता है वहां जनतंत्रीय नेता सहकर्मी होता है। ठीक है, समूह ही व्यक्ति के मूल्यांकन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपकी शैली निरंकुश और एक तंत्रीय शैली। ठीक है, निरंकुश और एक तंत्रीय शैली, ऑटोक्रेटिक और यूनिटरी सिस्टम लीडरशिप स्टाइल। यह लोकतांत्रिक शैली से एकदम विपरीत है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक तरफा यानी ऊपर से नीचे संचार होता है क्योंकि निर्णय में नेता जो है वो अधीनस्थों से परामर्श नहीं लेता है, वह केवल नीति बनाएगा, निर्णय लेगा, आदेश देगा। ठीक है,
और मार्गदर्शन निर्धारित करता है तथा स्वयं ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। इसमें जो है अधीनस्थों पर ज़्यादा नहीं छोड़ता, उनको वो आदेश देता है। ठीक है, संगठन में अन्य सभी को बिना कोई सवाल उठाए केवल नेता के आदेश मानने पड़ते हैं, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई जो है संगठन के अन्य सदस्य यानी उसके जो अधीनस्थ हैं, ठीक है, उनको जो है आदेश मानने पड़ेंगे, नेता जो कहेगा वो वे कार्य करेंगे। ऐसे नेता समूह से पृथक तथा स्वयं को जो है श्रेष्ठ समझते हैं तथा उन्हें अधीनस्थों की क्षमताओं पर वो विश्वास नहीं करते हैं। इस शैली में नेता के व्यवहार या निर्णय का पूर्वानुमान लगाना जो है कठिन रहता है। भाई पता नहीं नेता कैसा व्यवहार कब कर दे, क्या निर्णय ले ले। ठीक है, तो इसका अनुमान लगाना अधीनस्थों के लिए कठिन होता है। यह शैली अधीनस्थों के लिए कष्टदायी होती है, उनमें असंतोष उत्पन्न करती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्मिक उदासीनता को जन्म देती है। तथापि एक तंत्रीय नेतृत्व शैली से निर्णय जो है वो शीघ्र हो जाते हैं। ठीक है, नेता ने जो निर्णय ले लिया वो शीघ्र हो गया। ठीक है, नेतृत्व की इस शैली में प्रशासक या नेता स्वयं ही सभी कार्यों या निर्णयों की अगुवाई करता है, नीतियों पर नियंत्रण रखता है, कार्य की प्रणाली वो स्वयं निर्दिष्ट करेगा, भविष्य को नियंत्रित करता है तथा वही पारितोषिक एवं दंड का निर्धारण भी करता है एवं अधीनस्थों का मूल्यांकन भी करता है। प्रारंभिक काल में नेतृत्व की ये शैली जो है ये प्रचलित रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको निरंकुश या एक तंत्रीय शैली के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली। ठीक है, यानी लेजिज फेयर लीडरशिप स्टाइल। नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के नेतृत्व में नेता कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं करता है। ठीक है, निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। ठीक है, अधीनस्थ जो होते हैं वो क्या करेंगे, स्वयं की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं तथा उन्हें पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे प्राप्त होती है। संगठन का कार्यकरण एकीकृत जो है नहीं रहता है। इस शैली में नेता स्वयं समूह के एक सदस्य जैसी ही भूमिका निभाता है, नेता जैसी नहीं। ठीक है, यह शैली केवल अराजकता, अव्यवस्था और निराशा तथा अनुशासनहीनता को जन्म देती है। ठीक है, इसमें नेता के अंदर ज़्यादा गुण नहीं होते, तो केवल सामान्य सदस्य की भांति काम करता है, सारा कार्य जो है अपने अधीनस्थों पर छोड़ देता है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे वो तुम करो। ठीक है, तो इस शैली से अराजकता, अव्यवस्था, निराशा और अनुशासनहीनता का जन्म होता है। ठीक है, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व सही मायने में कोई नेतृत्व नहीं होता है। ठीक है, इसमें नेता को स्वयं की योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता। ठीक है, अधीनस्थों से वो कार्य करवाता है, अतः वह स्वयं को कागजी कार्रवाई में व्यस्त रखता है। ठीक है, बस उसका काम जो है कागजी कार्रवाई करना है, साइन करना है। ठीक है, कार्य अपने अधीनस्थों से करवा लेगा। वह समूह के लोगों में से किसी अन्य बहाने दूर रहता है तथा अधिकांश कार्य अपने सहयोगियों पर डाल देता है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके, सहयोगी यानी अधीनस्थों पर डाल देता है, परंतु स्पष्ट निर्णय जो है वो भी नहीं ले पाते, क्योंकि नेता तो वो खुद है और निर्णय लेने का कार्य उन पर छोड़ रहा है। ठीक है, अतः एक स्थिति ऐसी आ जाती है जबकि संगठन नेतृत्व विहीन सा लगने लगता है। यह स्थिति अराजक नेतृत्व की कही जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके नौकरशाहीनुमा नेतृत्व शैली यानी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, प्रशासनिक संगठनों विशेषतः विकासशील देशों के सरकारी तंत्र में इस प्रकार का नेतृत्व पाया जाता है। ठीक है, विकासशील देशों के अंदर और प्रशासनिक संगठनों के अंदर नेता अपनी निर्धारित संगठनात्मक पद स्थिति की भूमिका निभाता है, औपचारिक व्यवहार करता है। ठीक है, तथा व्यक्तिगत नेता का रूप धारण किए रहता है। ठीक है, औपचारिक व्यवहार करेगा। कानून, नियमों तथा प्रक्रियाओं से मोह रखने वाले इस प्रकार के नेता दैनंदिन कार्यों को महत्व देते हैं। ठीक है, ऐसे नेता वरिष्ठ अधिकारियों की खुशामद तथा अधीनस्थों की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों की खुशामद करेंगे और अधीनस्थ की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, जो उनके ऊपर हैं उनको तो खुश रखेंगे और जो अधीनस्थ हैं उनकी उपेक्षा करते रहेंगे। स्पष्ट है, अधीनस्थ ऐसे नेता से कानूनन जुड़े रहते हैं, भाई कानून की वजह से जुड़े रहते हैं, अन्यथा अधीनस्थों में नेता के प्रति अवज्ञा और उदासीनता का भाव जो है रहता है, क्योंकि भाई ये तो उनकी जो है उपेक्षा कर रहा है नेता तो। ठीक है, उनसे जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी है, उनकी तो खुशामद करेगा और जो अधीनस्थ है उनकी उपेक्षा करेगा। ठीक है, तो ये अधीनस्थ जो है केवल कानूनन जुड़े रहते हैं, अन्यथा अधीनस्थों में नेता के प्रति अवज्ञा और उदासीनता का भाव जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कूटनीतिज्ञ नेतृत्व यानी डिप्लोमेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये क्या होती है, इस प्रकार का नेतृत्व प्राय विदेश विभाग, प्रतिनिधि मंडलों तथा बड़े उपक्रमों के व्यापारिक संबंधों के अंदर पाया जाता है। नेता का स्वभाव कूटनीतिज्ञों यानी डिप्लोमेट जैसा हो जाता है। ठीक है, कूटनीतिज्ञ नेतृत्व शैली के नेतृत्वकर्ता विकास कार्यों के संगठनों में सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार का नेता जो है वो अवसरवादी रहता है तथा शोषण करता हुआ जो है माना जाता है, उसे अधीनस्थों पर विश्वास जो है नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी विशेषज्ञ नेतृत्व शैली स्पेशलिस्ट लीडरशिप स्टाइल।
ठीक है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली में आजकल वृद्धि हुई है। ठीक है। संगठनों में कार्यरत विशेषज्ञ तकनीकी क्षेत्र के जानकार व्यक्ति जब नेता की स्थिति के अंदर आते हैं तो अपने विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में ही अधिक सोचते एवं कार्य करते हैं। ठीक है। यानी कि उनका जो क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र है, उसके बारे में वो अधिक सोचेंगे और उसी से संबंधित वो ज़्यादा कार्य करेंगे। यद्यपि वह क्षेत्र से संबंधित सहयोगियों या अधीनस्थों में लोकप्रिय होता है। ठीक है। तथा सहयोगात्मक व्यवहार भी करता है, किंतु अधीनस्थ परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। ठीक है। तो विशेषज्ञ है तो जो है अपने सहयोगियों में और अधीनस्थों में लोकप्रिय भी होगा। ठीक है। सहयोगात्मक व्यवहार भी करेगा। ठीक है। परंतु अधीनस्थ जो है वो परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। नेता तथा नेतृत्व के, तो यहाँ पर आपकी जो शैलियाँ थी मेन वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो नेता तथा नेतृत्व है इसके अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। ठीक है। ऊपर जो हमने डिस्कस कर लिया वो तो है ही, इसके कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जो भिन्न भिन्न आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक नेता, विश्वास प्रेरक नेता, संस्थागत नेता, व्यक्तिगत नेता, अव्यक्तिगत नेता, कार्यात्मक नेता, पैतृक नेता, औपचारिक नेता, अनौपचारिक नेता। ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैरी पार्कर फोलेट के अनुसार नेतृत्व के 3 प्रकार हैं। ठीक है। मैरी पार्कर फोलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। पद से उपजा नेतृत्व, व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व, कार्य से उपजा नेतृत्व। ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व शैली का एक दूसरा वर्गीकरण अनुकरणकर्ताओं के आधार पर भी किया जाता है। लिपहम ने 3 स्पष्ट नेतृत्व शैलियों का, नेतृत्व प्रकारों का वर्णन किया है। कौन कौन से? आदर्श मूलक, ठीक है, यानी नॉर्मेटिव, व्यक्तिक या व्यक्तिमूलक, तीसरा है व्यवहारिक मूलक सिद्धांत यानी ट्रांजैक्शनल। ठीक है। और इसी विभाजन को गुटजेल और गुबा ने नोमोथिटिक, ठीक है, इडियोग्राफिक तथा ट्रांजैक्शनल जो है कहा है। अब ये हम डिस्कस करेंगे आदर्श मूलक क्या है, व्यक्तिक क्या है, ठीक है, और व्यवहारिक मूलक क्या है। जो लिप हमने इनका जो है 3 स्पष्ट नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली है आदर्श मूलक शैली यानी नॉर्मेटिव स्टाइल। इसके अंतर्गत नेता के संगठन की भूमिकागत व्यवहार आते हैं। ठीक है। इस भूमिका में संगठन की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति की अपेक्षाओं पर नहीं दिया जाता। ठीक है। व्यक्ति विशेष की अपेक्षाओं पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता, केवल संगठन की अपेक्षाओं पर जो है ध्यान दिया जाता है। नेता देखता है कि संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार अनुकरणकर्ता कार्य संपन्न करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। व्यक्ति के कार्यों का संगठन की अपेक्षाओं की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन होता है और वस्तुतः यह शैली भूमिका सिद्धांत यानी रोल थ्योरी से प्रभावित है। नेक्स्ट है व्यक्तिमूलक शैली यानी पर्सनल स्टाइल। इस शैली के अंतर्गत व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। इसके अनुसार संगठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की होती है। और जो हम पहले डिस्कस कर चुके आदर्श मूलक, इसके अंदर व्यक्ति की ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, इसके अंदर संगठन की ज़्यादा भूमिका होती है। व्यक्ति मूलक में व्यक्ति की ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है। यदि व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, तो संगठन अच्छा विकास जो है वो कर सकता है। व्यक्ति को अधिक दायित्व दिए जाने चाहिए, बजाय इसके कि निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप उसे आचरण के लिए बाध्य किया जाए। इस शैली के अनुसार संगठन में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए उच्चाधिकारियों तथा अनुकरणकर्ताओं की भूमिका में अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार होना जो है वो आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वास्तविक व्यवहारिक भूमिका का सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तथा अपेक्षित भूमिका तथा व्यवहारिक व्यवहार की भूमिका में अंतर को कम से कम करने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। लास्ट आपकी व्यवहारिक शैली यानी ट्रांजैक्शनल स्टाइल। तो नेतृत्व की इस शैली के अनुसार जहां एक और व्यक्तित्व अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है, वही संगठन की उत्प्रेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है। व्यवहारिक शैली के अंदर दोनों का ध्यान रखा जाएगा, व्यक्ति का भी, ठीक है, और संगठन का भी। ठीक है। इस प्रकार यह एक मध्यमार्गी नेतृत्व स्टाइल है, नेतृत्व शैली है, जिसमें व्यक्ति और संगठन की अपेक्षाओं के मध्य समन्वय रखने का प्रयत्न जो है वो किया जाता है। इस स्टाइल के अनुरूप नेतृत्व की अंतर विरोधी व्यक्तित्व संबंधी तथा संगठन की अपेक्षाओं के बीच तालमेल रखने का यत्न होता है। अतः नेता के लिए यह बड़ी ही कठिन स्थिति होती है। सही अपेक्षाओं का समन्वय ही उसकी कसौटी है। अतः इसमें सफलता बहुत कुछ नेतृत्व की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है। नेतृत्व की क्षमता पर सफलता जो है वो निर्भर करती है। अब है नेतृत्व का यह वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा किस प्रकार किया गया है। जो विभिन्न विद्वान हुए हैं उन्होंने नेतृत्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया। पहले हम बात कर लेते हैं अल्फार्ड एवं बीटी। इन्होंने क्या किया, नेता के क्या प्रकार बताए। बौद्धिक नेता, संस्थागत नेता, जनतंत्रीय नेता, तानाशाह नेता, विश्वास प्रेरक नेता, रचनात्मक नेता। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है।
चार ऑप्शन डाल दी कि कौन सा जो है अल्फार्ड एवं बेटी के अनुसार नेतृत्व का प्रकार है, ठीक है, क्या प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार इन्होंने व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, जनतंत्र नेतृत्व, देशी नेतृत्व, पैतृक नेतृत्व, ये जो है नेतृत्व के प्रकार बताए हैं। डिटेल से पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है, केवल आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। ओरेन यूरिस ने सभी तथ्यों को जानने वाला नेता, समन्वय करने वाला नेता, समस्या सुलझाने वाला नेता, जनोन्मुखी नेता और लक्ष्योन्मुखी नेता। नेक्स्ट है क्रिस आर गिरिश ने क्या प्रकार बताए, निर्देशात्मक नेता, अनुमति बोधक नेता और सहभागी नेता है। लास्ट है नेक्स्ट है रॉबर्ट हाउस, इन्होंने नेतृत्व के प्रकार बताते हुए क्या कौन कौन से प्रकार बताए हैं, निर्देशात्मक नेतृत्व, मददगार नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व और उपलब्ध उन्मुख नेतृत्व, ठीक है। लास्ट है मूने एवं रैली, इन्होंने 3 प्रकार बताए, नाममात्र के नेता, नियंत्रक और सच्चे संगठनवादी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।